श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण की समस्या से हम सभी लोग परेशान हैं। प्रदूषण चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो वायु का प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि का या किसी और चीज़ का, हम सबको प्रदूषण परेशान किए हुए है। हम सब लोग बातें बहुत करते हैं कि प्रदूषण दूर होना चाहिए, लेकिन प्रदूषण को फैलाने में सबसे ज़्यादा योगदान भी हमारा ही है। ये समस्या शायद हमने अपने लिए पैदा की है और भौतिकता के इस दौर में हम हर एक चीज़ फटाफट चाहते हैं, और ये जो फटाफट त्वरित गति से हमें प्राप्त हो जाए, कोई चीज़ हमारी इच्छा पूरी हो जाए, इसी का एक परिणाम है कि प्रदूषण हमारे आसपास पैर पसारे हुए है और हम सबको परेशान किए हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे एक्टिविस्ट जो स्वैच्छिक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। वो इंडिया में जन्म लेकर यूएसए में अभी वर्तमान में जॉब कर रहे हैं और परिवार की लीक से अलग हटकर उन्होंने कुछ करने का प्रयास किया है। आप हैं श्री रूप किशोर गोयल जी। रूप किशोर गोयल सौंख गोवर्धन क्षेत्र मथुरा के रहने वाले हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे वर्तमान में यूएसए में जॉब कर रहे हैं। आज रूप किशोर जी से हम बहुत सारी बातें करेंगे उनके जीवन की और विशेषकर प्रदूषण को दूर करने के लिए उनके अपने प्रयासों की। रूप किशोर गोयल जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्ते जी। रूप किशोर जी, हमने बहुत सारी बातें अपने लिसनर्स को कही है कि रूप किशोर जी सौंख गोवर्धन क्षेत्र में जन्म लेकर अमेरिका में अपनी सफलता के झंडे गाड़े हुए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण पर आप विशेष काम कर रहे हैं। हम आपके बचपन पर आते हैं। सौंख से शुरू करें, जहाँ आपका जन्म हुआ, बचपन बीता। मैं सौंख में, मेरे 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। उन सब में सबसे छोटा हूँ, तो बड़े लाड़ प्यार से पला हूँ वहाँ। मैंने 10वीं तक की एजुकेशन सौंख में महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से की। उसके उपरांत मेरे पिताजी ने मुझे इंजीनियरिंग में डालने का सोचा, तो कोचिंग के लिए मुझे गोरखपुर भेजा मेरे बड़े भाई के पास, जो कि वो मेडिकल में पढ़ रहे थे। आपके पिताजी मूल रूप से बिजनेसमैन थे। व्यापार करते हुए आपको पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित किया। आपका कभी मन नहीं किया कि आप पिता के साथ रहकर ही बिजनेस करें? मेरी इंजीनियरिंग मेरे पिताजी की चॉइस थी, लेकिन बहुत अच्छी चॉइस थी, क्योंकि मुझे जो है चीज़ों को बड़ा बारीकी से देखने का शुरू से इंटरेस्ट रहा है। शायद इसको देख करके ही मेरे पिताजी ने इंजीनियरिंग का फील्ड मेरे लिए चूज किया। मेरे पिताजी खुद एक अच्छे विद्यार्थी थे, लेकिन पारिवारिक ज़रूरतों की वजह से उन्होंने बिजनेस ही किया। लेकिन उन्होंने अपने एक पुत्र को डॉक्टर और एक को इंजीनियर और 2 को व्यापार में रखा। यानी अपने चारों पुत्रों के लिए अलग अलग भूमिकाएं तय कर दी। कंपटीशन की तैयारी के लिए जब आप गोरखपुर गए, फिर आपको लगा होगा कि आप पढ़ाई में आपका मन लग गया, कंपटीशन के लिए तैयारी आपने की, तो मन पे थोड़ा सा बोझ होगा कि मैं पिता की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा कि नहीं उतरूंगा? बिल्कुल, एक्चुअली आप ये तो जानते ही हैं कि इंजीनियरिंग कंपटीशन के लिए लोगों के दिमाग में बहुत प्रेशर होता है। तो मैंने भी 12वीं क्लास में कोचिंग की थी, तत्पश्चात 1 साल और कोचिंग की। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन जहाँ जहाँ मैं चाहता था सब जगह हुआ। उस समय आईआईटी का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग होता था और रुड़की का अलग, और मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज का अलग, और इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद का अलग। इस बार 1 साल की एडिशनल तैयारी के बाद मैं चारों में सफल हुआ, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फिजिक्स में जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट था वो अच्छा लगा जी। उस वजह से मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग चूज की। तब यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की, वहाँ पर सन 84 से 88 तक 4 साल लगाकर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। आज वही कैंपस आईआईटी रुड़की के नाम से जाना जाता है। जी हाँ। तो जब आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली, तो आप इंडिया में रहकर कोई अच्छा जॉब कर सकते थे, बजाय इसके आपने विदेश जाना चुना। एक्चुअली मैंने शुरू में तो पहले तो 4 साल भारत में ही काम किया। उस समय जो मेरे इंटरेस्ट थे काम करने के, वो थोड़े इनोवेटिव थे, और यहाँ पर मुझे जो नौकरी मिली थी वो थोड़ी रूटीन नौकरी थी। तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर मेंटेनेंस का जॉब कुछ टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन आगे तो मुझे थोड़ा इनोवेशन में काम करना है। इसलिए मैं बाद में पढ़ाई के लिए पहले सिंगापुर गया मास्टर्स के लिए, बाद में पीएचडी के लिए यूएस गया। जब आपने एक अच्छे फ्यूचर के लिए विदेश जाना तय किया अपने लिए और आप गए, आपने एक अच्छा जॉब अडॉप्ट भी किया, नो डाउट आप पिता के सपनों को पूरा कर रहे थे। बाहर जाकर आपको होम सिकनेस हुई होगी, तब आपको लगा होगा कि आपने शायद इंजीनियरिंग की पढ़ाई गलत चुन ली, और अगर मैं बिजनेस में रहता तो अपने परिवार के साथ रहता।
इंजीनियरिंग से मुझे लगाव शुरू से ही रहा, तो आज तक आप ये देखिए, मैं 88 का ग्रेजुएट हूँ, आज कितना टाइम हो गया, मैं अभी भी इंजीनियर हूँ, मैं अभी भी कोड लिखता हूँ। अच्छा। वो बात दूसरी है कि जो कोड लिखता हूँ वो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स पार्ट है सॉफ्टवेयर का, तो इसलिए एक्सपर्ट लोगों की ज़रूरत होती है, इसलिए मैं कोड लिखता हूँ। तो ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे इंजीनियरिंग से शुरू से लगाव रहा है और अभी तक मैं इंजीनियर हूँ। मैंने मैनेजमेंट वाली ट्रैक नहीं चूज किया, क्योंकि मैं डीप विद इन मी आई एम एन इंजीनियर। यानी आपको अपने जॉब से, अपने पेशे से, अपने प्रोफेशन से बहुत लगाव है। रूप किशोर गोयल जी, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद में आराम से यूएसए में सेटल हो गए और आपकी लाइफ भी बड़ी अच्छी चल रही थी। फिर ये सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आपने प्लास्टिक प्रदूषण पर काम करना शुरू कर दिया। दरअसल ये स्विच, मतलब ये स्विच नहीं है, ये एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वॉलंटियर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये अचानक से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने एक्चुअली जहाँ मैं काम करता हूँ उस कंपनी में हम लोग, हमारे कंपनी के जो ओनर हैं वो काफ़ी अच्छे अच्छे स्पीकर्स को बुलाते रहते हैं जी। तो एक स्पीकर आए थे जो कि सेलर हैं, और उन्होंने जो नॉर्थ पैसिफिक जायर को सेल किया और वहाँ देखा कि मतलब कोई शाइनी मटेरियल है पानी में, और वो पास में जाके देखा तो फिर प्लास्टिक ही प्लास्टिक थी। तो उसको फिर देखा, वो एक्चुअली इतना बड़ा पैच है जो पैसिफिक जायर में, 2 पैसिफिक जायर है, ये नॉर्थ पैसिफिक की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल पूरी दुनिया में 5 बड़े जायर्स हैं। जायर मतलब जहाँ पानी की, समुद्र की जो वो साइकिल में घूमती हैं जी, तो उसको चक्र कह सकते हैं हिंदी में। वो इतने बड़े थे कि ये समझ लो कि नॉर्थ पैसिफिक जायर पुरानी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से फ्रांस की साइज़ का 3 गुना। बहुत बड़ा क्षेत्रफल, बहुत बड़ा क्षेत्रफल, और वो सब प्लास्टिक से लिटरेड है। वहाँ प्लास्टिक की बॉटल, शॉपिंग बैग्स, फिशिंग नेट्स, और हमारी टूटी हुई बाल्टी, मग्गे, आप जो कुछ भी यूज करते हैं आप इमेजिन कर सकते हैं, वो सब वहाँ पर है। फिर आज प्रोग्राम में आने से पहले, क्योंकि मैं अमेरिका में रहता हूँ, अमेरिका के आसपास की चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ, आज मैंने भारत के आसपास की चीज़ देखी। तो जो इंडियन जायर है, साउथ इंडिया के साउथ में है, जो जी, इंडियन ओशन में, उसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से भी ज़्यादा है। अच्छा। जो प्लास्टिक गार्बेज पैच है वहाँ पर, उसका क्षेत्रफल भारत के अपने क्षेत्रफल से ज़्यादा बड़ा है। हम लोग जो लोग ज़मीन पर रह रहे हैं, मतलब जैसे कि हम मथुरा, आगरा, दिल्ली के रहने वाले लोग जो हैं, जयपुर के, उनके लिए समुद्र बहुत दूर है। लेकिन समुद्र के दूर होते हुए भी आप ये समझ लो कि आप अपने आसपास ही देख लो, मतलब घर के बाहर आप देखिए, जो छोटा सा कूड़ेदान है, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा कूड़ेदान जो है, उसमें भी आपको प्लास्टिक दिखेगी। हमारा डस्टबिन भी प्लास्टिक का ही होगा। डस्टबिन प्लास्टिक का होता है। तो और अगर आप सिर्फ 50 साल पहले चले जाओ तो ये सब नहीं था। और ये प्लास्टिक क्या है कि एक बार बन जाती है तो फिर उसके बाद इसको, अभी तो पक्की इन्फॉर्मेशन है नहीं कि इसको डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगेगा। कुछ लोग कहते हैं 70-80 साल लगेंगे, लेकिन जब कई 100 साल लग जाते हैं, कई 100 साल भी लग सकते हैं। तो मतलब हम लोग, ये तो कुछ टाइम के बाद पता लगेगा कि कितना टाइम लगेगा उसको डिकम्पोज होने में पूरी तरह से। बायोडिग्रेड तो होती नहीं है बिल्कुल ये। तो ये सब मैंने देखा, मतलब उस टॉक में देखा, तो उससे मैं काफ़ी प्रभावित हुआ। और इनफैक्ट ऐसे लोगों के ही प्रयास से अमेरिका में शॉपिंग बैग जो है, और मतलब बंद तो नहीं हुए, वहाँ पे शॉपिंग बैग के लिए पैसे चार्ज करते हैं। उससे थोड़ा मतलब आदमी सोचे कि अगर मेरे 10 सेंट भी लग रहे हैं तो क्यों ना मैं अपना शॉपिंग बैग घर से लाऊं, तो उससे शॉपिंग बैग भी कम हो जाएंगे। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा और पढ़ा, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है इस क्षेत्र में, इनकी इमेजेस को पहुँचाने के लिए, प्रदूषण दूर करने में। हाँ, प्रदूषण के बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक तक पहुँचाने में बहुत अच्छा काम किया है। तो मैंने ऐसी इमेजेस देखी हैं नेशनल जियोग्राफिक के इसकी वेबसाइट पर, कि अल्बाट्रॉस एक काफ़ी बड़ी बर्ड होती है, आदमी के साइज़ की बर्ड होती है, समुद्री बर्ड है, समुद्री पक्षी है। तो उसके पेट में टूथब्रश मिली है। तो वो टूथब्रश उसने क्यों खा ली? उसने सोचा कि ये एक मछली है जी, तो उसको मछली समझ के खा गई। फिर उसके बाद मैंने और देखा, तो उन्हीं पिक्चर्स में कुछ पिक्चर्स ऐसी थी कि जहाँ पर के मछली का पेट फाड़ के दिखाया हुआ है, और उसके साइड में उसके पेट में से क्या क्या निकला है, प्लास्टिक के सारे तमाम चीज़ें वो निकली हुई हैं, ब्रश और बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक गार्बेज। और फिर मैंने न्यूज़ पढ़ी हुई है जैसे कि यहाँ पे कई बार गायों को पेट में दर्द होता है, लोग हॉस्पिटल के पास हॉस्पिटल ले जाते हैं, तो फिर उनके पेट में प्लास्टिक की थैलियाँ निकलती हैं।
और सिर्फ कुछ ही दिन पहले, 2-3 दिन पहले मैं यहाँ वॉक कर रहा था जयपुर में ही, और बड़ा कॉमन सिनेरियो है ये कि मैंने एक गाय के मुंह में प्लास्टिक बैग देखा। तो उसकी मेरे पास फ़ोटो भी है, अनफॉर्चुनेट फ़ोटो भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेट है लेकिन बहुत ही कॉमन है। तो इसमें जो है ये प्लास्टिक की प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अगर हम इस पर काम नहीं करेंगे तो एक स्टडी के हिसाब से साल 2050 में समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक होगा। और इस प्लास्टिक का इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर क्या है ये हमें ढंग से पता भी नहीं है। ऐसे मेरी वॉलंटियर एक्टिविटी जो है प्लास्टिक के एक्टिविस्ट के तौर पे शुरुआत इस इन्फॉर्मेशन से हुई है, क्योंकि मुझे जब मैंने वो इमेजेस देखी तो काफ़ी मतलब बुरा लगा कि हमने क्या हाल कर रखा है पूरी दुनिया का। मन विचलित हो गया। बिल्कुल। रूपकिशोर गोयल जी, आपने प्लास्टिक पर जो इतनी सारी चीज़ें बताई है, निश्चित तौर पर जब आप इन तस्वीरों को देखते हैं, ऐसी बुरी बुरी तस्वीरों को, तब लगता होगा कि मैं इनको शब्द दे दूं, इन भावनाओं को, और कुछ लिख डालूं। आपने कुछ कविताएं लिखी हैं प्लास्टिक प्रदूषण पर। बिल्कुल, मैंने एक कविता लिखी है हिंदी में। वैसे मतलब मैं हिंदी फिल्मों का बड़ा शौकीन हूँ और गानों का भी जी। तो एक गाने के बेस पे, एक गाना वो जो फिल्म प्रोफेसर का है, आवाज देकर हमें तुम बुलाओ, मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। इसके आधार पर, इसी तर्ज पर मैंने एक पोइम लिखी है जी। तो इसमें पोइम में आपको मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाऊंगा, उसके पीछे का कारण क्या है। जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि प्लास्टिक एक बार जब बन जाता है तो फिर मिटता नहीं है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। जी। बनाने के उपरांत मिटता नहीं है, जैविक क्रियाओं से घटता नहीं है, नहीं और इसको मनुज तुम बनाओ, प्लास्टिक को इतना न तुम काम लाओ। तो ये मेरी कॉल है पब्लिक के लिए कि आप इसको ज़्यादा मत बनाओ और कम यूज करो। अगले पैराग्राफ में मैंने एक्चुअली मैंने ये सब काफ़ी कुछ पढ़ के ये शब्द दिए हैं मैंने जी। जैसे कि अब आप ये सोचो कि नॉर्थ पोल पर तो लोग रहते नहीं हैं, लेकिन वहाँ पर जो आर्कटिक की जो एयर है वहाँ पर माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं। और पानी में तो बिल्कुल है, डेफिनेटली सारे के सारे जायर्स में है, 5 जायर जो पूरी दुनिया के हैं। जी। अभी रिसेंटली मैं एक अपनी बेटी को कुम्हार के यहाँ लेके गया था, क्योंकि हमारी बेटी को पॉटरी का बहुत शौक है। तो कुम्हार मेरे सामने मिट्टी को गूंथ रहा था, उस गूंथने वाली मिट्टी में मुझे प्लास्टिक का पार्टिकल मिला। तो अगला जो पैराग्राफ है मेरी पोएम का, इसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि 3 तरह के स्पेस हैं रहने के, हवा, पानी और धरती, और इन तीनों पे कितना ज़्यादा व्याप्त है ये है यहाँ पर। हवाओं के हर तार में मिल चुका है, पानी की हर बूंद में घुल चुका है, मिट्टी के कण कण में भी इसको पाओ, प्लास्टिक को इतना न तुम काम लाओ। अगला इसका जो प्लास्टिक की जो परवेसिवनेस है, जो सब जगह उपस्थिति है इसकी, उससे सारे के सारे जीव जंतुओं को जो दिक्कत हो रही है उसको बताने के लिए मैंने तीनों स्पेस के एक एक प्रतिनिधि लिए हैं। मछली पानी के लिए, गैया पृथ्वी के लिए और चिड़िया, क्योंकि इन सब के पेट में जा चुका है प्लास्टिक। तड़पती है मछली और रोती है गैया, प्लास्टिक को खा फड़फड़ाती चिड़ैया, जीवन के इन पर तरस थोड़ा खाओ, प्लास्टिक को इतना न तुम काम लाओ। तो ये जो है, जो जीवों की वेदना है, यही इस मेरे एक्टिविज्म का कारण है। अब हमारी जो प्रवृत्ति है वो ये है कि हाँ, माना कि भाई ये बुरी चीज़ है और ये जीव जंतु दुख पा रहे हैं, लेकिन हमें तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा शायद जी। ये हमारी मतलब हर एक की जो बचने की टेंडेंसी है, इग्नोर करते हैं। हाँ, इग्नोर करने के लिए। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है कि ह्यूमन प्लेसेंटा यानी गर्भनाल के अंदर प्लास्टिक पार्टिकल मिले हैं। तो
उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये अगला पैराग्राफ लिखा है। सभी जीव जंतु के तन में मिलेगा, हमारे तुम्हारे रुधिर में मिलेगा। जीवों की पीड़ा जहन में बसाओ, प्लास्टिक को इतना न तुम काम लाओ। तो ये तो स्थिति है प्लास्टिक की, और इस पे हम सबको मिल के काम करना चाहिए। इसमें हमें जो काम करने के लिए हम सारे के सारे जो इंडिविजुअल्स हैं अपनी चॉइसेस बनाएं। जैसे कि हम भाई शॉपिंग बैग पैसे भी देने पड़े तो भी नहीं लेंगे, लेकिन अपने घर से बैग लेके जाएंगे। विशेषकर हम कपड़े के थैले यूज़ कर हाँ, सकते हैं। कपड़े के थैले, बिल्कुल जो हमारा ट्रेडिशनल भारत की परंपरा में था ये पहले से ही, बिल्कुल। कि हम कपड़े के थैले और पोटली या जूट के कुछ हाँ, नए तरह के बैग, जूट के बैग्स। तो और फिर हमें ये भी करना पड़ेगा कि जो बिजनेसेस हैं उनको इस पर ध्यान दे करके हम प्लास्टिक के जो अल्टरनेट्स हैं उनको कैसे बनाएं, बिजनेसेस और इंजीनियर्स। रूपकिशोर जी, मेरा अगला प्रश्न इसी बात पर था कि जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या कोई प्रोडक्शन हाउस है जो कोई चीज़ प्रोडक्ट करता है, विशेषकर प्लास्टिक का उत्पादन करता है, चीज़ें बनाता है, उनकी कोई सामाजिक जिम्मेदारी है? किस तरह से वो प्लास्टिक का इस्तेमाल सोसाइटी के लिए कम से कम कर सकते हैं? क्या क्या उनके पास में विकल्प हैं? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। और ये बेसिकली अगर आदमी को जो है अंदर से आभास हो कि ये कि प्लास्टिक के नुकसान क्या हैं तो ऐसा होगा। अब जैसे जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ वहाँ पर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, 20-20 हज़ार लोग आते हैं जी। एक कॉन्फ्रेंस में। तो वहाँ पर जो खाना पीना होता है उसके लिए जो प्लेट्स और स्पून्स और ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं वो बायोडिग्रेडेबल हम लेके आते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि मतलब कम से कम हम प्लास्टिक ऐड नहीं कर रहे धरती पर। थोड़ा पैसा हो सकता है ज़्यादा खर्च होता हो, लेकिन ऐसा होता है। मतलब जब हम प्लास्टिक का इस तरह से रिडक्शन करते हैं, मैं भी कुछ टाइम बाद आपको थोड़ा और बताऊंगा कि मैं अपने तौर पे अपनी लाइफ में क्या करता हूँ। लेकिन मेरी जो कविता है उसका 5वां स्टैंजा जो उसको और एक बार पढ़ देता हूँ मैं बस। जी। तो ये है, अगर साथ मिल हम इसे कम करेंगे, प्लास्टिक रहित मूल फल जल मिलेंगे। आगे की नस्लों का सम्मान पाओ, प्लास्टिक को इतना न तुम काम लाओ। तो इसमें जो है आपको पहली दूसरी लाइन तो आसानी से समझ में आ गई होंगी। और दूसरी में मूल फल जल का मतलब है बेसिकली हमारा भोजन और पानी हमको प्लास्टिक फ्री मिल जाएगा अगर हम इसको कम कर देंगे। तीसरी लाइन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं कहता हूँ आगे की नस्लों का सम्मान पाओ, तो ये नस्ल का मतलब स्पीसीज यानी तमाम जंतु जिसमें हम भी हैं। तो हम जो पृथ्वी पर सारे जो रहने वाले जीव हैं उन सब की जो भावी पीढ़ियां हैं उन सब का सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप प्लास्टिक से धरती को मुक्त कर देंगे या त्रस्त होने से बचा लेंगे, पूरी तरह से मुक्त भी ना कर पाए तो ये जानना जरूरी है कि हम सिर्फ मानव जाति का भला नहीं करेंगे, ये हम तमाम जो जीव जगत का पूरे का भला करेंगे इसको कम करके। और अगर हमने ऐसा ना किया तो आप ये समझ लो कि हमारी जो भावी पीढ़ियाँ हैं हमको एक ऐसी जनरेशन के रूप में याद करेंगी जिसने कि पूरी धरती को प्लास्टिक से पाट दिया। श्रोताओं, बातों बातों में कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता रूपकिशोर गोयल। आप मूल रूप से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यूएसए में इस समय सेटल्ड हैं। रूपकिशोर गोयल जी, बातें बहुत सारी है और हम आजकल देख रहे हैं कि हम जो भारत के लोग हैं या हम आम नागरिक हैं, दिखावे में बहुत जी रहे हैं और हर एक चमकदार चीज़ के पीछे हम भाग रहे हैं। हमने प्लास्टिक को अपनाया है ये सोचकर कि ये बहुत अच्छी चीज़ है। उस समय अच्छी लगती होगी जब हम इसको उपयोग करते होंगे, लेकिन जब वो यूज़लेस हो जाती है हमारे लिए तब वो बहुत ख़राब लगती है और पूरी पीढ़ी को वो परेशान किए रहती है। हमने देखा होगा कि हमारे भारतीय भोजन परंपरा में जब भी हमने जीमण किए हैं, ब्याह शादियों में कोई बड़ा खाना हुआ है तो पत्तों से बनी हुई पत्तल धोने का उपयोग करके, जो कि बिल्कुल एक जैविक पदार्थ था और वो आसानी से नष्ट हो जाता था, मिट्टी में मिल जाता था, उसको छोड़कर हम प्लास्टिक की तरफ यानी एक चमकदार चीज़ की तरफ भागे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम अपनी परंपराओं से
दूर होने का खामियाजा भुगत रहे हैं प्लास्टिक प्रदूषण के रूप में? बिल्कुल। ये दरअसल जैसे वैज्ञानिक प्रगति होती है तो तमाम चीज़ें पैदा होती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें, और कई बार चीज़ों को समझने में टाइम भी लग जाता है, क्योंकि प्लास्टिक की कुछ अच्छाइयाँ तभी तो ये अडॉप्ट हुई है कि काफ़ी, मतलब वर्ड प्लास्टिक का मतलब ये है कि मैलिएबल, सॉफ्ट, चमकदार और चमकदार भी है ये, और आइसोलेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन उस समय जब लोगों ने इसको यूज करना इस्तेमाल किया तब इनकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता नहीं था। और ये जो आपने पत्तल वाली बात कही है, ये बहुत ही अच्छी बात कही है, क्योंकि मुझे तो अपनी शादी का टाइम याद है जबकि गांव में करीब 1000 लोगों की जौनार हुई थी जी। तो पत्तल पे हुई थी, ज़मीन पर बैठ करके पत्तल सकोरे कुल्हड़ में। और आज वो कहाँ है भगवान जाने, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो हमने अभी रिसेंटली जो तमाम पार्टी अटेंड की है प्लास्टिक की प्लेट में, अगर उन पर आप टैग लगा कर देख दो, टैग लगा दो, तो कहीं ना कहीं आपको दुनिया में मिल ही जाएगी वो प्लेट। जी हाँ, हम बहुत बार देखते हैं कि हम एक विकास के नए रास्ते तय कर रहे हैं, अपने आप को विकासशील बनाते हुए हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अब लगता है कि हम वास्तव में विकास का एक ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जहां आगे विनाश के रूप में प्लास्टिक हमारे सामने खड़ा है। बिल्कुल। तो वास्तव में हम क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं या कुछ और भौतिकता की अंधी दौड़ में हम सिर्फ चले जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? ये सवाल एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बड़ा भी है। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब कोई डेवलपमेंट होता है तो फिर चीज़ें निकलती हैं। अगर आप चाहें तो पुराणों में जाकर के समुद्र मंथन जैसे हुआ, जी हाँ, तो समुद्र मंथन में अमृत भी निकला, जहर भी निकला। अब और ऐसे ही ये हमारी जो प्रगति की जो यात्रा है, इसमें भी अमृत और जहर दोनों ही निकल रहे हैं। और मानव जाति को ये समझने की आवश्यकता है कि अमृत को एक्सेप्ट करे और जहर को इस तरीके से डील करे कि वो जीव जगत को प्रभावित ना करे। तो मेरा तो यही लेकिन समस्या ये है कि हमारा लाइफ स्पैन कितना है, 80-100 साल। तो उसको जहर को भी समझने में समय लग जाता है। लेकिन यानी हर एक चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू हैं। हाँ, ये हमारा सौभाग्य था कि पुराणों के अनुसार हमारे पास में भगवान शिव, लॉर्ड शिवा थे, जिन्होंने पूरे जहर को अपने भीतर समाहित कर लिया, गले पर रोक लिया। लेकिन आज ऐसे शिव बहुत बिरले देखने को मिलते हैं जो इस तरह की समस्याओं पर ध्यान अपना फोकस किए हुए हैं कि वास्तव में जो समस्याएं हैं पॉल्यूशन को लेकर और विशेषकर प्लास्टिक प्रदूषण को लेकर, तो हमें ऐसे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है जो इस चुनौती को स्वीकार करें और समाज में एक जागरूकता, अवेयरनेस लेकर आएँ। कैसे तैयार हो सकते हैं ऐसे एक्टिविस्ट? ऐसे एक्टिविस्ट तैयार करने का तो अवेयरनेस ही एक रास्ता है, मतलब जानकारी लोगों को हो इसकी। और इसमें जो है मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इनफैक्ट अगर मैंने वो पिक्चर्स ना देखी होती नेशनल ज्योग्राफिक की वेबसाइट पर, तो हो सकता है कि मेरा हृदय इतना विदीर्ण ना हुआ होता। और तो जो जैसे मेरे यहाँ पार्टी की जो प्लेट थी प्लास्टिक की, वो आती रहती। आज मेरे घर पे मतलब पार्टी का जो सामान आता है, लकड़ी की चम्मच और कागज़ के गिलास और जो शुगर केन बगास यानी गन्ने की छूछ, उसकी प्लेट आती है। तो और जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अल्बाट्रॉस के टूथब्रश की बात की थी, तो अब मेरे घर पे टूथब्रश जो है वो आती हैं जो कि बैम्बू स्टिक यानी बांस की लकड़ी की होती है। और उसमें जो ब्रिसल्स यानी जो आगे जो बाल से जो होते हैं वो पता नहीं वो प्लास्टिक के हैं या कार्बन के हैं, ये तो मुझे अच्छी तरह नहीं पता, लेकिन कम से कम जो स्टिक वाला पार्ट है वो तो लकड़ी का है। हमारे यहाँ तो नीम के दातुन की परंपरा भी थी और उससे बिल्कुल एंटीबायोटिक लिए भी हम ठीक रहते थे और हमारे मुंह भी साफ हो जाता था। तो ऐसा नहीं लग रहा कि हम धीरे धीरे परंपराओं के से विमुख होते जा रहे हैं या पूरी तरह से विमुख हो चुके हैं? पूरी तरह से तो विमुख नहीं हुए। परंपराएं हमारी अभी भी साथ में है। जो हमारा जो हमारे गांव हैं वहाँ परंपराएं जीवित हैं। और मुख्य बात यह है, बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम लोग जो है जो हमारी जनरेशन है, जैसे जिसने कि बिना प्लास्टिक के हम पले बढ़े हैं,
तो हम लोग अपनी यंगर जनरेशन को बताएं कि हम बिना प्लास्टिक के कैसे पले बड़े थे। उदाहरण के तौर पे जब हम मेले में जाते थे तो जो खिलौने लेके आते थे तो या तो मिट्टी के होते थे या लकड़ी के होते थे। जी हाँ। आज मतलब मैंने अपने बच्चों को जो खड़े होने के लिए जो ट्राइक दिलाई थी अमेरिका में, वो प्लास्टिक की थी, जबकि हमारे यहाँ लकड़ी की थी। हाँ, हमारे यहाँ लकड़ी की थी। लकड़ी की थी, बिल्कुल लकड़ी की जो है तिपहिए की जो गाड़ी, उस पर हमने पैदल चलना सीखा है। तो आप कहीं भी रहो लेकिन लकड़ी की तिपाही यूज कर सकते हैं अपने बच्चे को पैदल चलाने के लिए। जी जी। तो ऐसे जो परिवर्तन है हम सभी को हर जगह देखना पड़ेगा कि कहाँ हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं, और हम कर पाएंगे अगर हम कोशिश करेंगे। बिल्कुल इम्पोर्टेंट बात यह है एक और बात समझने की यह है कि ये प्लास्टिक की समस्या एक दिन में पैदा नहीं हुई और ये एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगी। इस पर सतत कार्य जारी रखना पड़ेगा। ऐसे ही हम धीरे धीरे प्लास्टिक को अपने जीवन से निकाल पाएंगे। रूपकिशोर गोयल जी, हम अक्सर ये समझते हैं कि ये जो समस्या है इसको निपटाने का काम, इसमें सुधार का काम ये सरकार का है। सरकार समझती है कि ये काम नागरिक के स्तर पर होना चाहिए। दोनों मिलकर समझते हैं कि ये उस कॉरपोरेट हाउस की गलती है जो इसका उत्पादन कर रही है। तो सोशल कॉज को अगर हम पहचानें, हम अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझें, तो एक नागरिक का जो कर्तव्य है वो बहुत ज़्यादा है कि वो प्लास्टिक फ्री रहे, प्रदूषण से मुक्त रहे। एक आम नागरिक के तौर पे हम क्या योगदान दे सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल ये मतलब नागरिक ही सरकार बनाते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम सारे नागरिक अपना कर्तव्य समझें कि हमें प्लास्टिक कम करना है। तो जब हम खुद बाज़ार में अपनी चॉइसेस ऐसी रखेंगे कि जैसे कि लकड़ी की ट्राइक खरीदी, प्लास्टिक की नहीं खरीदी, तो इससे प्लास्टिक कंजम्पशन कम होगा। तो ये एक उदाहरण है और इस तरह की सारी चॉइसेस हम इस तरह से करें। इसके अलावा एक्चुअली एक तो इंडिविजुअल सिटीजन्स, इनको ये काम करना है। दूसरा बिजनेसेस जो कि हमारे सामने अच्छे ऑप्शंस लेके आएँ, और बिजनेसेस का तो बड़ी सिंपल बात है, जो पब्लिक मांगेगी वो बिजनेस प्रोवाइड करेगा जी। तो जब पब्लिक लकड़ी की ट्राइक ज़्यादा खरीदेगी तो जो खिलौने बनाने वाले हैं वो लकड़ी की ट्राइक ज़्यादा बनाएंगे बजाय प्लास्टिक के जी। तो बिजनेसेस का रोल है इसमें, और जो रिसर्च और इंजीनियरिंग कम्युनिटी है उसका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें कि वो प्लास्टिक अल्टरनेट्स पैदा करें, और वो अपना काम कर रहे हैं। मतलब इसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। जैसे कि जो हमारे जो ट्रैश कैन का जो लाइनर है, यानी जो चिल्ली कहते हैं लाइनर, मतलब जी, तो जो हमने ख़रीदा हुआ है या बाज़ार में, वो प्लास्टिक का नहीं है, वो कंपोस्टेबल है, यानी वो बायोडिग्रेडेबल है जी। तो ऐसे अल्टरनेट्स आ रहे हैं, तो बिजनेसेस काम कर रहे हैं। और ये कहूँगा कि सरकारें भी, मतलब जैसे भारत सरकार है, 1 जुलाई से उन्होंने जो प्लास्टिक फ्री इनिशिएटिव चालू किया है जी, वो बहुत ही कमेंडेबल है। तो सरकारें यानी लॉ मेकर्स, MP, MLA, कांग्रेसमैन मतलब ये अमेरिका की लैंग्वेज है, MP, MLA जैसी, सेनेटर्स, तो लॉ मेकर्स, बिजनेसेस, रिसर्च कम्युनिटी और पॉलिटिकल पार्टीज़ और इंडिविजुअल सिटीजन्स, इन सबको मिलकर ये काम करना पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की है कि हमारे यहाँ जो बच्चे जो बढ़ रहे हैं घरों में, वो इस अवेयरनेस के साथ बढ़ें कि उन्हें प्लास्टिक कम करना है। यानी बच्चों को हम अभी से ही सिखाना शुरू करें कि प्लास्टिक के बिना भी हम अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। बिल्कुल। तो और जब यही बच्चे बाद में जाकर के बिजनेसमैन, इंजीनियर, साइंटिस्ट, लॉ मेकर्स बनेंगे, तो अपने आप ही ऐसे काम करेंगे कि प्लास्टिक कम होगा। श्रोताओं, कार्यक्रम बातों बातों में इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से, और आज हमारे साथ हैं श्री रूपकिशोर गोयल। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, USA में जॉब कर रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक प्रदूषण पर काम कर रहे हैं इन दिनों। रूपकिशोर गोयल जी, जब आप प्लास्टिक प्रदूषण की बातें करते हैं, प्लास्टिक फ्री होने की बातें करते हैं, आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि कैसे मैं इस चीज़ से मुक्ति पाऊँ, अपने परिवार को समझाऊँ। तब कहीं ना कहीं आपके बच्चे या आपकी मिसेज आपको कहती होगी कि आपको क्या हो गया पापा, आपको क्या हो गया साहब, कि आप हमेशा सिर्फ यही सोचते रहते हो। उनका कैसा रिएक्शन रहता है फैमिली का? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। तो मैं आपको बिल्कुल ऐसा चलता रहता है मेरे दिमाग में कि मैं कहाँ प्लास्टिक को कम कर सकता हूँ। उदाहरण के तौर पे वहाँ पर हम लोग काफ़ी टाइम से
शैम्पू, कंडीशनर और सोप बॉटल्स में लेके आते थे। तो मैंने ये सोचा कि ये बॉटल तो फिर बाद में तो ये ओशन में, लैंडफिल में जाएगी जी। तो इसको कम करना है। तो फिर मैंने ये और हाथ धोने का साबुन भी जो है मतलब बाथरूम में, वॉशरूम में, सब जगह पहले वो था लिक्विड सोप था जी। तो उसको मैंने रिप्लेस करके सोप बार, शैम्पू बार, कंडीशनर बार अपने घर में ला दी। तो फिर बच्चे कहते हैं कि पापा कम से कम हाथ धोने के लिए तो साबुन जो है वो लिक्विड वाला रखो, फ्रेंड्स आते हैं तो क्या होगा। बुरा लगता है उनको। बुरा लगता है। तो दोनों एक्चुअली फिर कुछ टाइम के लिए घर में दोनों रहे, लेकिन कुछ टाइम के बाद बच्चों को भी लगने लग गया कि ये सोप बार अच्छी है, तो हमारे सोप बार चल रही है। ऐसे ही डिटर्जेंट वहाँ पे लिक्विड आता है, जैसे लॉन्ड्री का डिटर्जेंट जी। तो वो बड़ी सी बोतल होती है करीब 3-4 लीटर की, बड़ी स्ट्रॉन्ग, और वो इवेंचुअली तो लैंडफिल या समुद्र में जाएगी। तो फिर हमने डिटर्जेंट का पाउडर ख़रीदना चालू कर दिया, क्योंकि वो गत्ते में आता है तो गत्ता बायोडिग्रेडेबल होता है। तो ऐसे चेंजेस किए हैं। तो आपका सवाल ये होता है कि बच्चों को कैसा लगता है, फैमिली को कैसा लगता है। उनकी लाइफ स्टाइल में थोड़ा सा चेंज है, तो लेकिन वो जानते हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और वो खुद भी काफ़ी एनवायरमेंटली कॉन्शियस हैं, तो बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाइफ भी सपोर्ट कर रही है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा। वाइफ पर बिल्कुल। अब जबकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे प्लास्टिक फ्री मुहिम से जुड़े हुए हैं, आपके सामने किस तरह की चुनौतियाँ आती हैं जब आप काम करते हैं? अभी तो मैं अपने लेवल पर ही काम कर रहा हूँ, और गीत वगैरह लिख देता हूँ, जहाँ मुझे मौका मिल जाता है बोल देता हूँ। उदाहरण के तौर पे साल 2018 या 19 याद नहीं आ रहा जी। तो मैं एक मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की का ग्रेजुएट हूँ, तो अब आईआईटी के एलुमनाई एसोसिएशन में हूँ। जी। तो लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में आईआईटी की एलुमनाई एसोसिएशन की मीटिंग हुई थी, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बोला। तो आई एम थैंकफुल दे गेव मी स्टेज टू स्पीक ऑन इट। तो इस तरह से एक अपनी तरफ से टाइम लगाना होता है इसमें काफ़ी, वही एक चैलेंज है, क्योंकि मेरे पास अभी अपनी फुल टाइम जॉब है, और तो वीकेंड में थोड़ा बहुत इस पे काम कर लेता हूँ मैं। जो चुनौतियाँ हमारे सामने हैं प्लास्टिक फ्री होने की, अभी आप चूँकि अकेले प्रयास कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सामूहिक प्रयास इसमें होना चाहिए? कोई एक संगठन ऐसा हो स्वैच्छिक तौर पर, जैसे आपने घर से शुरुआत की, ऐसे ही आप अपने पड़ोस में कहें, फिर आगे इस चीज़ को चलाते रहें, तो शायद हम ज़्यादा जल्दी इस चीज़ से मुक्ति पा सकें। कम से कम हम जागरूकता, अवेयरनेस तो ला ही सकते हैं। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सुझाव है, और ये वार्ता एक तरीके से उसी दिशा में एक प्रयास है कि लोग मेरी इस बात से इन्फॉर्म हों और खुद सोचें। और मुझे जहाँ भी मौका मिल जाता है, आपको शायद विश्वास ना होगा कि मैं ये जो कविता मैंने लिखी है, तो हमारे घर पे गैस टेक्नीशियन आया था गैस का चूल्हा कनेक्ट करने के लिए, तो बातें करने लगा, मैंने उसको ये कविता सुना दी। अच्छा। और उसे बहुत अच्छा लगा सुन के। और अभी शायद 2 दिन पहले की बात है, रास्ता चलते हुए मैं किसी से बात कर रहा था सुबह वॉक करते हुए, तो वो सज्जन सीआईडी में काम करते हैं राजस्थान में ही। उनसे जब बातें ज़्यादा हुई तो मैंने उनको बताया, तो उन्होंने बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनी। ये बात सही है कि अपने लेवल पर प्रयास थोड़ा ही आगे जाएगा, इसको संगठन में बदलने की आवश्यकता है, और मैं इस बारे में विचार ज़रूर करूँगा कि कैसे इसको संगठन में परिवर्तित करें। लेकिन मैंने अपने लिए अभी रोल एक्टिविस्ट का ही, भले ही एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वही चूज़ किया है, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन में रिसर्चर तो नहीं हूँ, मुझे प्लास्टिक का इंजीनियर तो नहीं हूँ। अभी आपने कहा था कि आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत मिलता है। यही कविता या इस तरह की बातें प्लास्टिक फ्री होने की बात जब आप अपने भाइयों से, भाभियों से, परिवार में माता पिता से करते होंगे, तो उनका रिएक्शन क्या रहता है? उनका रिएक्शन मतलब इस समस्या से सभी परेशान हैं, लेकिन हम सब की अपनी ज़िंदगी बड़ी फास्ट है अनडाउटेडली, और तो जो बाज़ार में मिल जाता है वो ख़रीद लेते हैं। मैंने अभी भी रिसेंटली कुछ दावतें हुई हैं, उनमें प्लास्टिक देखा है, और कुछ मैंने अभी मैं एक यहाँ पर रिसोर्ट में गया था जयपुर में ही, तो वहाँ पर मैंने देखा कि पूरा खाना जो था उसमें था, पत्तल में था, पत्तल सकोरे कुल्हड़ में था, तो देख करके बड़ी खुशी हुई। तो ज़रूर काम तो हो रहा है, लोग इस बात को जानते हैं, और जब उनके लिए जो सुलभ होता है लोग कर लेते हैं, जो सस्ता होता है वो लोग कर लेते हैं। तो यहीं पर लॉ मेकर्स का काम है कि वो लॉ मेकर्स और बिजनेसमैन के इन चीज़ों को सस्ती और सुलभ बनाएं,
कि जो आदमी दुकान में शॉपिंग करने के लिए गया है उसके पास 5 मिनट होते हैं 10 चीज़ खरीदनी है, और वो हर चीज़ पे अगर 30 सेकंड लगा रहा है तो 30 सेकंड में तो वो ये तय नहीं कर पाएगा कि वो क्या करे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम प्लास्टिक फ्री होने के लिए अपने स्टेटस सिंबल से इसको ना जोड़ें और सादगीपूर्ण तरीके से किसी भी अच्छे भोज को आयोजन करें, किसी ऐसी पार्टीज़ को आयोजित करें जो हमें प्लास्टिक फ्री होने का मैसेज दे, और ये काम एक होस्ट जो होता है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। बिल्कुल, ये अगर होस्ट को समझ हो तो ऐसा ज़रूर करेगा। वहाँ पर जैसे कि मैंने अमेरिका में कई बार अपनी सारी पार्टी में देखा प्लास्टिक फ्री टेबल वेयर होते हैं, लेकिन मैंने मंदिर वगैरह में भी काफ़ी बात करके जो संडे को वहाँ पे आयोजन होता है प्रसाद का, महाप्रसाद मतलब पूरा मील होता है वो, तो उसमें मैंने अपनी तरफ से दिया हुआ है कुछ क्रॉकरी खरीद के मंदिर को, और वहाँ पर भी इस बात की अवेयरनेस है कि वो लोग भी मतलब जो कंपोस्टेबल प्लेट्स यूज कर रहे हैं वहाँ पर ज़्यादातर। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि होस्ट को अगर अवेयरनेस होगी तो वो करेगा, और ये होस्ट की जिम्मेदारी ज़्यादा, गेस्ट क्या कर लेगा, गेस्ट को तो आप जो दे दोगे वही वो इसे यूज़ करना है। जी हाँ, कभी कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ, कोई ऐसी घटना याद है जब आपने प्लास्टिक फ्री होने की बातचीत शुरू की और लोगों ने आपको समझा कि पगला गया आदमी, रूपकिशोर गोयल कैसी बातें कर रहा है? मतलब इतना ड्रामेटिक तो नहीं है कि कोई पगला गया हो, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि अविश्वास वाली बात ज़रूर है कि मेरे एक मित्र हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियर हैं, वो यूएस में ही मतलब प्रोफेसर हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बहुत ही अपहिल टास्क है, क्योंकि प्लास्टिक की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी कम है, और आप अगर बनाना लीफ की प्लेट बनाओगे या पत्तल बनाओगे तो उन सब में मैनुअल लेबर बहुत है, कॉस्ट बहुत है, तो उन सबको लगता है अपहिल टास्क है, लेकिन जो पर्यावरण के लिए अच्छा है, जो हमारी जीव जगत के लिए अच्छा है, जो सबके लिए अच्छा है, वो तो हमें करना ही होगा। चलते चलते थोड़ा सा एक समय हमारे पास और बचा है, गोयल साहब, अमेरिका में और भारत के पर्यावरणीय जागरूकता के संबंध में कितना फ़र्क देखते हैं आप? वहाँ के लोग ज़्यादा जागरूक हैं या हमारे इंडिया के लोग ज़्यादा जागरूक हैं? जागरूकता दोनों तरफ है और काफ़ी है, और ये काफ़ी वेरी करती है। जैसे कि अमेरिका में आपको बताऊं मैं, जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं, कोस्टल कम्युनिटीज़ का मतलब है कोस्टल सिटीज़ हैं, जैसे लॉस एंजलिस है या हवाई है, तो वहाँ पर तो जागरूकता बहुत ज़्यादा है। जो इनलैंड एरियाज हैं, इनलैंड स्टेट जो कि समुद्र से दूर है, वहाँ पर थोड़ी कम है, लेकिन मीडिया इतना अच्छा काम कर रहा है इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाने का कि जनरली वहाँ जागरूकता है, और कम जागरूक लोग तो वहाँ भी हैं और यहाँ पर भी हैं। अच्छा। और यहाँ पर भी लोग काफ़ी जागरूक हैं, बस यही है कि उन्हें बस जो अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा बाज़ार में वो चूज करेंगे, वो जो आसानी से उपलब्ध हो जाए और कम कीमत में। तो प्लास्टिक उनको सहज रूप से उपलब्ध होता है, इसलिए वो उसको प्रायोरिटी देते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि एजुकेशन लेवल का फ़र्क पड़ता है क्या, कि हम शिक्षित हैं फिर भी हम प्लास्टिक को बढ़ावा दे रहे हैं, ज़्यादा प्रोडक्ट उसका यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारी ग्रामीण आबादी है जहाँ पर एजुकेशन लेवल थोड़ा कम है लेकिन फिर भी वो आज अपनी परंपराओं से जुड़े हुए हैं, पत्तल धोने का ही उपयोग करते हैं, तो एजुकेशन लेवल कहीं इसमें मैटर है? एजुकेशन लेवल एक्चुअली थोड़ा फ़र्क पड़ता है एजुकेशन लेवल का, इस तरह से कि जो लोग थोड़े ज़्यादा एजुकेटेड हैं वो न्यूज़ मीडिया को थोड़ा देखते हैं, वेबसाइट वगैरह को देखते हैं, तो उनको प्रॉब्लम के बारे में पता चलता है। लेकिन प्रॉब्लम के बारे में पता चलने का मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉब्लम पे काम करोगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या काम करोगे? तो एजुकेशन का वहाँ तो फ़र्क है, फ़र्क पड़ता है कि विचारशीलता आपकी कैसी है जी। और विचारशीलता किसी शिक्षा की मोहताज नहीं है। आप अब कभी स्कूल नहीं गए हों, आप बिल्कुल नहीं पढ़े हों, जिसको आप अनपढ़ कह सकते हैं जी। लेकिन आपकी विचारशीलता बहुत ऊंची हो सकती है। तो अगर आपको ये बात किसी अन्य से भी पता चलेगी, आप अखबार नहीं पढ़ सकते, वेबसाइट नहीं देख सकते, किसी अन्य से भी आपको अगर पता चलेगी कि ऐसा है, तो आप ज़रूर उस पर ध्यान देंगे और उसी तरह की अपनी चॉइसेस करेंगे। यानी कुल मिला के एक नागरिक के तौर पे, चाहे वो किसी भी स्तर का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, और चाहे वो धनी हो चाहे निर्धन, जागरूकता अगर उसके पास है तो हम प्रदूषण मुक्त धरती की कल्पना कर सकते हैं। और विशेषकर प्लास्टिक फ्री होना हमारे समय की मांग है। क्या कहना चाहेंगे आप नागरिकों से कि वो प्लास्टिक फ्री होने में अपना एक सक्रिय योगदान दें?
मैं तो ये कहूँगा सभी नागरिकों से कि आप लोग थोड़ा विचार करिए कि जो जो हमारी जो भावी पीढ़ी है वो क्या एक तरीके से प्लास्टिक के कूड़ेदान पे अपना घर बना करके रहेगी, या अच्छे हरे भरे खेतों के हरे भरे जंगलों के बीच में खेलेगी कूदेगी, या जब आप बीच पे जाओ तो वहाँ पर आपको प्लास्टिक अगर वाश अवे करेगी आपके ऊपर, प्लास्टिक रेत पर आ जाएगी तो वो अच्छा लगेगा आपको, या छोटी छोटी मछलियाँ आएंगी आप देखेंगे, आप वापस जाओगे मछलियाँ वापस उसमें जाएंगी तो वो अच्छा लगेगा। आपको अगर अपने आसपास जो बायोडाइवर्सिटी है, अपने जो गाय भैंस सारे जो जीव हैं वो हेल्दी तरीके से रहें, वो अच्छा लगेगा कि वो दर्द में तड़पते रहें, वो अच्छा लगेगा। और अपनी भावी पीढ़ी के बारे में सोचते हुए कि हम अपने भविष्य के लिए क्या छोड़ करके जा रहे हैं, ये सोचो। आप थोड़ा समय लगाओ अपना सोचने का इस बारे में, थोड़े से समय से ही काफ़ी आपके व्यवहार में अंतर आ जाएगा। उसी व्यवहार के अंतर से ही प्लास्टिक का यूज़ कम हो जाएगा और दुनिया हो सकता है कि कम प्लास्टिक वाली होगी। प्लास्टिक फ्री होना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कुछ यूसेज प्लास्टिक के बहुत ही मुश्किल होंगे हटाने के लिए, जैसे कि मेडिकल प्लास्टिक वुड बी द हार्डेस्ट टू गेट रिड ऑफ। लेकिन अगर हम प्लास्टिक को कम भी कर पाते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो हम एक नागरिक के तौर पर आज से ही अपनी इस जिम्मेदारी को निभाना शुरू करें और प्लास्टिक मुक्त होने की तरफ आज से ही अपने कदम बढ़ाएं। श्री रूप किशोर गोयल जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इस कार्यक्रम में अपनी बातें कहीं, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद।